जय हिंद शिक्षकगण। आपका आपकी वीके क्लासेस में स्वागत है। मैं विष्णु सर आज भारतीय भूगोल का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जो सुपर टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहां से अन्य परीक्षा में भी मदद मिलेगी, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, एसएससी, पेट। कृपया आपके इस परिवार को सपोर्ट के रूप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है और ओवरऑल देखें तो 38वां प्रश्न है। किस नदी और उसके सहायकों द्वारा अफवाह क्षेत्र कहलाता है? अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी घाटी, नहर, जल डमरू या बांध? तो इसका मित्रों सबसे सही आंसर नदी घाटी कहलाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। किसी नदी घाटी तथा उसके सहायकों के अफवाह क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरा होती है, जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ ज्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा मित्रों, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो मित्रों, भारत की बृहत्तम नदी गोदावरी, महानदी, कृष्णा या गंगा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन डी सही है। और इसका विस्तार 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर होता है। इसका अगर क्षेत्रफल देखें 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थान गंगोत्री है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिमशैल, हिम नदी और मरुस्थल। तो हिम नदी भी है, मरुस्थल भी है, समुद्र तल भी है। हिमशैल भारत में नहीं पाया जाता। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 1, 0, 2, 3। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1। भारत का मुख्य भूभाग मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, केरल में। चलिए यहाँ इसकी विशेषता यह है, घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, असम का प्राचीन नाम क्या है? पावा, पिपलीवन, कामरूप या रामग्राम? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर बी है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। और ये कब था? चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो मित्रों भारत में जो राज्यों की संख्या है 2000, ये प्रश्न पुराना है, जून 2014 तक यह 29 तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि, जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक
अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है या इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन ए है। देखते हैं रोपण कृषि की विशेषताएं और इसके बारे में विस्तार से। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, दक्षिण व मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है। यह एक व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल आदि, गन्ना, केला ये भी पाए जाते हैं। इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरा मुख्य बिंदु है इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का प्रारंभ रूप स्वरूप लैटिन अमेरिका के देशों से प्राप्त होता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? यह राज्य केवल नगरों से बना था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। यह समृद्ध राज्य था। इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया जाता था। या 1565 में मुगल सेना ने गढ़ कंटगा पर हमला किया और उन्होंने रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुख देखना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन सी और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। गढ़ कंटगा का गोंड एक प्रसिद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में इसका निर्वात करने के व्यापार से खास धन कमाया जाता था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने बेशकीमती सिक्कों और हाथी बहुतायत में हाथियां लिए। गढ़ कंटगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए। बाद में वे अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? भंडार संसाधन का, निरपेक्ष संसाधन का, वास्तविक संसाधन का या संभाव्य संसाधन का? तो इसमें जो सही आंसर है वह आंसर डी है, संभाव्य संसाधन का। इसके बारे में देखते हैं मित्रों। वे संसाधन जिसका संपूर्ण मात्रा ज्ञात ना हो सकती हो, इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस संसाधन का उपयोग संभाव्य संसाधन मित्रों वे संसाधन हैं जिनका संपूर्ण मात्रा ज्ञात न हो सकती हो, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसका समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। चलिए मित्रों हमारा अगला प्रश्न है गर्म जल के झरने ... से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं मित्रों इस पर देखते हैं। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूस्तर पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा प्रश्न है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो
भूमध्य रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, मकर रेखा है या कर्क रेखा है। तो भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं मित्रों? वो डी है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। देखते हैं, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा कर्क वृत्त है, जिसे 23 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य मित्रों इस प्रकार हैं। पहला राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और हमारा अगला प्रश्न है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका और चौथा अंटार्कटिका। तो मित्रों, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक स्थान जो शोध संस्थान है वो अंटार्कटिका में स्थित हैं। और इसके बारे में देखते हैं मित्रों, जलवायु परिवर्तन का शोध कार्य करने के लिए भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने शोध संस्थानों की स्थापना किया। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, द्वितीय मैत्री, तृतीय भारत शोध संस्थान केंद्र की स्थापना। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। लोगों को अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन, नए चारागाहों की खोज, अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता या वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, आजीविका की तलाश में ऋतुओं के परिवर्तन, अपने पशुधन के साथ चारागाहों की खोज में स्थान परिवर्तन ही ऋतु प्रवास कहलाता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? आपकी स्क्रीन पर है चारों विकल्प। ऑप्शन ए, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बी, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। सी, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। डी, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। इसमें जो मित्रों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, और इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि भारतीय राज्यों सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार राज्य में है। बहुत उपयोगी प्रश्न है, और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको लगे उसे नोट जरूर करते चलिएगा। ये जो भी आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र का, लघु आकार का, बृहत आकार का या संयुक्त क्षेत्र का? तो चलिए मित्रों हमारा इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, टोकरी बुनाई लघु उद्योग का उदाहरण है, और लघु उद्योग वे होते हैं जहां 5 से 10 व्यक्ति सीमित संख्या में किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? महानदी, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा? तो इसमें जो मित्रों सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसमें विस्तार देखते हैं। इसका निर्माण 1924 ईस्वी में किया गया। इस बांध की ऊंचाई 38 किलोमीटर, इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का
सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलांग का सिलचर, ईटानगर का पासीघाट, उधमपुर का श्रीनगर और मनाली का लेह। तो चलिए डी है मनाली का लेह। इसके बारे में देखते हैं मित्रों, मनाली के लेह के बारे में। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। यह राजमार्ग लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को, तांबा को, कोयला को या सोना को? तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए सही है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं मित्रों। हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है और कोयले से देश के 67% ऊर्जा की आपूर्ति होती है, जबकि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नहीं पर जोर है मित्रों। तो देखते हैं मित्रों, इसके 4 विकल्प हैं। पहला नरोरा, दूसरा पोखरण और तीसरा कल्पक्कम और चौथा तारापुर। तो जो इसका सही विकल्प है मित्रों वो बी है, पोखरण। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। पोखरण राजस्थान परमाणु परीक्षण स्थल है, जहां 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, बाढ़कृत मैदान, जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन बी है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं, इसका विस्तार। नदी के विक्षेपण के फलस्वरूप बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी अपने साथ लाए हुए अवशेषों को छोड़कर वापस चली जाती है, तो इन अवशेषों से बाढ़ युक्त मैदान का निर्माण होता है। इसे कछार क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से जनिजात समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड के संक्रांत है? गौड़, माला, इरूलर, भोटिया और भील। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, भोटिया। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के कुछ क्षेत्रों को लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन थे? तो 4 विकल्प है मित्रों, चारों आपकी स्क्रीन पर है। पहला नर्मदा के आसपास का क्षेत्र, दूसरा सुलेमान किरथर पहाड़ियां, गंगा यमुना दोआब और दक्कन कोंकण मैदान। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन बी है, सुलेमान का किरथर पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सुलेमान का किरथर पहाड़ियों की खोज पुरातत्व द्वारा की गई, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में है। मेहरगढ़ यही स्थित था जहां पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए। यहां से नवपाषाण काल, हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम इसके जो भी और प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अंत तक बने रहे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।